ये था। तो बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द मेटल, with the material, a charged body directly in contact with the body, and charge is transferred from one body to another body and it become charge. Okay, this is the charge by conduction. क्लियर है क्या बात? ऐसे करके है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, या ऐसे ही बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो सेम स्पेयर है, सेम स्पेयर, टू सेम स्पेयर। एक पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज, कितना? -2 माइक्रोकूलम। एक पे चार्ज है कितना? -4 माइक्रोकूलम। A and B, when both spheres are come in contact, जब दोनों स्पेयर कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा बताओ? इस पे ज्यादा चार्ज है, इस पे कम है, तो दोनों पे इधर से इधर चार्ज ट्रांसफर होगा। तो कितना कितना चार्ज हो जाएगा दोनों पे? क्योंकि टोटल चार्ज तो -6 माइक्रोकूलम है। और फिर दोनों को क्या करेंगे? हम रिमूव कर देंगे। तो जब हम रिमूव करेंगे और दूर ले जाएंगे तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? -3 माइक्रोकूलम। और इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? -3 माइक्रोकूलम। ये कंडीशन तब है जब दोनों स्पेयर सेम हो। लेकिन अगर जो एक स्पेयर छोटा एक स्पेयर बड़ा है और दोनों को टच करते हैं तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक फॉर्मूले के द्वारा हम निकालेंगे, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने ये सेम टाइप के चार्ज पढ़ा दिए। लेकिन ध्यान से सुनो, ये -2 है, -4 है। जब आप इसे टच करोगे तो इस पे कुछ होगा, इस पे कुछ होगा। Q1 और Q2 चार्ज होगा, लेकिन Q1 प्लस Q2 का सम -6 माइक्रोकूलम ही होगा। मेरे को अब इसमें एक एग्जांपल बताओ। इस पे -2 और इस पे +4 माइक्रोकूलम है। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं और फिर ले जाते हैं, तब कितना चार्ज होगा? यस, come in contact and removed, find final charge on each sphere। ये है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? देखो, जब दोनों को टच करा देंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा? तो इसमें आधा चला जाएगा और इसमें भी आधा चला जाएगा। +1 माइक्रोकूलम। बोलो, और दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये इधर, ये इधर, तो इस पे भी +1 माइक्रोकूलम होगा, +1 माइक्रोकूलम होगा। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन है। लेकिन टोटल चार्ज 2 माइक्रोकूलम ही होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन है। हमारे पास एक रूम है और उसमें 3 स्पेयर है, तीनों के साइज अलग अलग है, और इस पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पे भी 3 माइक्रोकूलम।
इस पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। इफ इन द रूम all charges are all spheres are touched and isolated from each other, then which of the following option is correct for charges appear on sphere। इन्हें हमने तीनों को टच किया और टच करने के बाद चार्ज का आदान प्रदान हुआ होगा और इन्हें फिर से दूर कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। 1 माइक्रोकूलम, दूसरा 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, ए बी सी ऐसे है। दिस इज बी ऑप्शन, दिस सी ऑप्शन। 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, which option is the correct option regarding charge appears on each sphere? कैसे? यस यस, ये क्वेश्चन अब की बार 12th बोर्ड में आया था। 12th बोर्ड में पहला क्वेश्चन था फिजिक्स का, यही था। अब बोर्ड के टीचर्स को पता ही नहीं चला इसे कैसे करें, दिमाग लगा रहे हैं उसमें, गलत गलत आंसर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 3 3 6 -2 चार्ज माइक्रोकूलम चार्ज होना चाहिए, इसमें ही आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला बोर्ड का पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है, वेरी गुड। तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे करें इसे हम, ठीक है ना। तो ये होते हैं, अच्छा तो 2 मेथड पढ़ लिए मैंने, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन से। थर्ड मेथड बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम, मेथड ऑफ चार्जिंग। मान लिए मेटल स्पेयर है, ये इंसुलेटेड स्टैंड, और ये ग्राउंड है, ये स्विचेस है। हम क्या करेंगे, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एटम तो होते हैं न्यूक्लियस, और हां, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते न्यूट्रल पे, न्यूट्रल पे इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ग्लास रोड लाएंगे, है ना, ग्लास नहीं, इवोनाइट, नेगेटिव नेगेटिव, इसके पास लाएंगे लेकिन टच नहीं करेंगे। तो जब हम इसके पास लाएंगे इस रोड को ऐसे, तो इसमें से जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है वो रिपल हो जाएगा और इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। सही है, टच नहीं करेंगे। उसके बाद
इस स्विच को क्लोज कर देंगे। सही है, ये ग्राउंड हो गया, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले जाएंगे। तो जब ये तो फर्स्ट चित्र, सेकंड चित्र, थर्ड चित्र में है ना, ये नेगेटिव चार्ज। अब इस रोड को दूर ले जाएंगे और इस स्विच को ओपन कर देंगे। इसे यहां पे क्या करा, क्लोज, यहां पे ओपन करेंगे, इसे दूर ले जाएंगे। तो जब इसे दूर ले जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव यहां पे हो जाएगा। ये थर्ड चित्र हो गया। ये सब आपको किताब में लिखा और समझने के लिए मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। और इस स्विच को ओपन कर देंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। समझ में आई बात? ये रहा। तो पहले ये क्या था, न्यूट्रल, नाउ इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे। तो दिस इज द मेथड बाय इंडक्शन। ये चार्ज के बारे में बेसिक था जो हमने काफी तेजी से कर लिया, लेकिन इसकी इंग्लिश तो आप अपनी शीट से या किताब से ही पढ़ोगे। मैंने आपको समझा दिया, आपके समझ में भी आ गया है ना। और जो आपकी शीट में नहीं भी लिखा है वो भी मैंने आपको कॉपी में लिखा दिया है ना, काफी। तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूं। ये तो मैंने चार्ज के बारे में बताया। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका कूलम्स लॉ, है ना। तो लिखो नेक्स्ट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ये अपने को, आपको तो पता ही है। बताना कूलम्स लॉ क्या होता है। यस, 2 पॉइंट चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। तो मैं रिपल्सिव मान लेता हूं, तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड को F मान लेता हूं। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed at some separation is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And if we combine these two laws and remove the proportionality constant, the constant is Q1 Q2 upon R square, isn't it? Where what is K? 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. सुन लो मेरी बात, एक मिनट। ये चित्र बनाना, यहां पे लिखना अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ऐसे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज के बारे में लिख रहा हूं मैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ their charges and inversely proportional to square of distance between them. Okay, that is, ऐसे करेंगे, वेयर इसके नीचे लिखेंगे K इज इक्वल टू
is constant whose value is 9 to 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? एप्सिलॉन नॉट इज, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। सही है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8.85 टू 10 की पावर -12। कैसे आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 टू 10 की पावर 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और यूनिट, इसकी यूनिट, ये तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। सही है बात? और इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड permittivity of the free space, and the value is 8.85 to 10 की पावर -12। you have to remember this. This is valid for point charge only, and this is the magnitude. Are you getting this? Okay, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट यूनिट तो मैंने लिख दी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बता सकते हो कैसे आएगा? हाँ बता सकते हैं। नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के देखो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो न्यूटन है, ये कूलम है, ये कूलम अपॉन एल स्क्वायर। तो यही तो होगा के। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम ए, आर का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर, क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला एटी। बोलो के का मतलब देयरफॉर कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल। चलो अच्छा, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम, यदि दो, अभी तो ये जो चार्ज थे ये वैक्यूम में रखे हुए थे, अब यदि चार्ज Q1 और Q2 जिनका सेपरेशन R है को हमने किसी मीडियम में रख दिए, ऐसे करके बोलो मीडियम में रख दिए, तो उनके बीच फोर्स लगेगा F। तो द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन ए मीडियम is reduced and it is equal to 1/4 pi epsilon naught ER Q1 Q2 upon R square, that is 1/ER 4 pi epsilon naught Q1 upon Q2 upon R square। ये क्या है? ये तो फोर्स है जब दो पार्टिकल वैक्यूम में रखे हुए हैं, लेकिन दिस इज ए मीडियम
और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का एक कांस्टेंट होता है। व्हाट इज ईआर? मीडियम का एक कांस्टेंट होता है, तो ये तो हो जाएगी F अपॉन ER। व्हाट इज ER? वेयर ER इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम भी आप इसे कह सकते हो। व्हाट इज ER? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। समझे? तो बोर्ड पे देखो, इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो जो मीडियम में फोर्स लगेगा, इस क्वांटिटी को हम E नॉट ER को क्या लिख लेंगे? हम EM लिख लेंगे। व्हाट इज EM? व्हाट इज EM? वेयर EM is permittivity of मीडियम की परमिटिविटी। देन जो फोर्स होगा मीडियम में 1/4πε0 EM। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन R²। तो जो ER होगा EM अपॉन ε0। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है बेटा। ये रिलेटिव मतलब जैसे मीडियम की परमिटिविटी, तो हां, जैसे 81 मैं बता रहा हूं फॉर वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 81। तो यदि ये वाटर है ये वाटर है, ये क्या है? वाटर है, मान लिया वाटर है। तो वाटर की परमिटिविटी ऑफ वाटर पता है कितनी होगी? अरे ER की मल्टीप्लाई कर देंगे ε0 से। EM जो होगा ER रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे K भी बोलते हैं। K जब आप पढ़ोगे तो K भी बोलते हैं। K की वैल्यू 1/4πε0 तो होती है, ये K अलग है, ये कैपिटल K है, इसे आप स्मॉल k मान सकते हो ऐसे। सही है, सिंबल। और ER ही बोलते हैं इसे। तो वाटर की परमिटिविटी जो होगी ये हो जाएगी। तो अगर जो मान लिया, सुनो मेरी बात, ये दो चार्ज रखे हैं वैक्यूम में, बात समझ में आ रही है नहीं? और इनके पास फोर्स है F, इनके बीच फोर्स है F, और सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पे आप रख दो किसी मीडियम में, तो फोर्स उसी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? अगर जो चार्ज रखे हैं डिक्रीज हो जाएगा, और इतना डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन करा देता हूं आपको इस पे, है ना, सिंपल से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं हम। ऑल्दो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। फॉर एग्जांपल फाइंड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, find electrostatic force between two electrons placed at 1 मिलीमीटर। दो इलेक्ट्रॉन के बीच आपको फोर्स निकालना है जो कि 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R², K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो
E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। अपॉन स्क्वायर। 2 मिनट बैठो। This the force. ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कूलम्स लॉ में थोड़ा सा बता दिया था, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच यदि डिस्टेंस r होती है, तो मैं रिपीट कर देता हूं, उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो तो या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। और ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी बता दिया था, ये परमिटिविटी फ्री स्पेस होती है। क्लियर है क्या बात? अच्छा हाँ, अब ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं, यदि दो चार्जेस को, है ना, देखो, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम, यदि हम किसी चार्ज को, 2 पॉइंट चार्ज Q1 को और Q2 को किसी मीडियम में रखते हैं, ऐसे करके, मीडियम का मतलब जैसे वाटर है, वाटर या ऑयल है, ये किसी भी मीडियम में रखते हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जैसे ये R है, Fe डैश, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है। चेंज होकर कितना हो जाता है? जैसे मीडियम है तो इस मीडियम का ER, ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम, ऑफ द मीडियम। बात समझ में आ रही है ना? तो एक बार देखो, ये तो मीडियम में रखा हुआ है ना, और यदि सेम चार्ज को हम वैक्यूम में रखते हैं, जैसे Q1 और Q2 को r डिस्टेंस पर हम वैक्यूम में रखें, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। लेकिन when these two charges are placed in a medium whose dielectric constant और relative permittivity is ER, है ना, देन जो फोर्स होगा Fe डैश, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस हो जाता है? जो ओरिजिनल फोर्स था वैक्यूम में, उसे डिवाइड कर दें हम ER से। किसी किसी किताब में ER को K भी लिख रखा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो 1/ER इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो जो Fe डैश होगा मीडियम में, किसमें? मीडियम में जो फोर्स होगा वो 1/4πε0 ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। दिस इज द फोर्स इन द मीडियम। तो ये ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहां कुछ भी नहीं होता, और फ्री स्पेस भी हम कह सकते हैं। और
ई मीडियम, यदि हम ई डैश की बात करें, ई इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, गिवन मीडियम। बात समझ में आई? और ये जो ई होती है इस क्वांटिटी को ई नॉट इंटू ई आर, किसी किसी किताब में इसे ई एम भी लिख रखा होता है और इसे मैं ऐसे भी लिख दूंगा। तो मीडियम की जो परमिटिविटी है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय ई आर हो जाती है। क्लियर है क्या बात? तो जो एफ ई डैश होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है, या किसी किसी किताब में इसे ई भी लिख रखा होता है। तो ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो परमिटिविटी हो गई यहां पे वैक्यूम की, वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम की परमिटिविटी होती है ई, और जो ई होगी वो किसके इक्वल होगी? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? वो डिपेंड करती है मीडियम टू मीडियम। इस पे हमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, ये मीडियम का एक कांस्टेंट है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? जो ई आर है ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो कि क्वेश्चन में दी होगी। क्लियर है क्या बात? ई आर और ई एम तो डिफरेंट है। ई एम का मतलब ई, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या है? मीडियम की परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैक्यूम की परमिटिविटी। तो जो ई आर है, ई आर मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दें तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। बात समझे ना? जैसे कि मान लिया वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10³ kg पर मीटर क्यूब। और मान लेते हैं हम ऑयल किसी मीडियम की डेंसिटी लेते हैं, वो 1.5 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब है। तो ये तो मीडियम की डेंसिटी है, ये वाटर की डेंसिटी है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो मीडियम की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, और उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस मीडियम की कितनी हो गई? 1.5। इसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी भी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी वो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। वाटर के लिए, फॉर वाटर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 81 होती है ऐसे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वाटर की जो परमिटिविटी है, वाटर की जो परमिटिविटी होगी वो 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगी। ये है। क्लियर है क्या बात? इससे क्या पता लगता है? इससे पता ये लगता है कि वैक्यूम में यदि हमने इन्हें आर डिस्टेंस पे रख रखा था और उन्हीं चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे हम किसी मीडियम में रखते हैं, तो मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कुछ ना कुछ 1 से ज्यादा ही होगी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना? ये जो होगा रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा ही होगी। तो जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है ये ज्यादा हो जाती है, तो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में ये Fe से कम ही होगा, है ना? तो मीडियम में रखने पर चार्जेस को फोर्स क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। सही है? तो मैं इसे लिख लेता हूं, लिखो। एक मिनट रुको, ऐसे, दैट इज, इट इज क्लियर, ऐसे लिख लेना, इट इज क्लियर दैट if same charges are placed in a medium at same distance, at same separation, electrostatic forces reduced,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बताया ना मैंने, एफ ई डैश जो होगा वो एफ ई अपॉन ई आर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाता है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम। ओके, दूसरा देखो, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्लियर है बात? लेकिन फोर्स तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ फॉर पॉइंट चार्जेस। लेकिन ध्यान से देखो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1, एक दूसरा चार्ज है Q2 और ये है Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। क्लियर है क्या बात? तो A और B ऐसे करके, तो ऐसे है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ये F1,2 वेक्टर लगेगा। ये 1 पर फोर्स है 2 की वजह से, ये 2 पर फोर्स है 1 की वजह से। बात समझ में आ रही है नहीं? और इस वेक्टर को हम R वेक्टर मान लेते हैं। व्हाट इज R1? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। व्हाट इज R2? ऑफ Q2। क्लियर है क्या बात? तो मेरे को पता है ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये मान लिया मैंने कि Q1 Q2 दोनों ही सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो F1,2 क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। व्हाट इज F2,1? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं इसका हिसाब कर देता हूं अभी। यदि ये ओरिजिन है तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। R वेक्टर जो होगा वो R2 माइनस R1 होता है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब इन दोनों, ये देखो वेक्टर तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है तो ये फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। साथ में इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। क्लियर है क्या बात? तो जो F2 देखो, यूनिट वेक्टर बता सकते हो आप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर A को A से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है ना? और यदि आपको वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो यदि मेरे को F2,1 वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? उसके मैग्नीट्यूड से उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये रहा F R कैप। F कितना है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। तो दिस इज द फोर्स वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। आ रही है बात समझ में? दूसरी बात, ये जो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, वेयर यूनिट वेक्टर इज व्हाट? वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। एंड व्हाट इज वेक्टर आर? वेक्टर आर इज नथिंग बट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1। तो जो F2,1 है, व्हाट इज F2,1? फोर्स ऑन चार्ज 2
फोर्स ऑफ चार्ज 2 ड्यू टू Q21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, हाँ भाई, यूनिट वेक्टर आर क्या लिखेंगे, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? साथ में अब ये साफ कर देता हूं मैं यहां से, F2,1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर आर। तो F2,1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन व्हाट इज, एक मिनट, दिस इज वेक्टर आर एंड इट इज नथिंग बट R2 माइनस R1 एंड दिस इज R2 माइनस R1 का क्यूब। ये है बात, समझ में आई बात? ऐसे करके F2,1 दिस इज द फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर है क्या बात? साथ में अगर जो मैं इसी तरीके से F1,2 निकालूं ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्लियर है क्या बात? तो कैसे करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का क्यूब। सो बोर्ड पे देखो इधर, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, और ये तो मैग्नीट्यूड में है तो इसे R1 माइनस R2 लिखो या R2 माइनस R1 लिखो, बात तो एक ही है। और ये किसके बराबर है, F2,1 के, है ना? तो F1,2 इज इक्वल टू माइनस ये किसके बराबर है, F2,1 के। तो इसका मतलब दोनों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं दो चार्जेस के बीच, मैग्नीट्यूड में तो होंगे इक्वल लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है, दैट्स इट। ये वेक्टर फॉर्म है ना? अच्छा, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बता दिया, और अब मैं आपको इस पे एक एग्जांपल भी करा देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, क्लियर है बात, और Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और इसका जो पोजीशन है ना, इसका पोजीशन 1, 2, -1 और इसका 1, 2, 2 है ना, 1, 2, 3, 1 है। बात समझ में आ रही है? तो हमें निकालना है, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सब बता दिया, ये इंग्लिश में लिखा होगा बहुत लंबी लैंग्वेज में, मैंने आपको बता दिया कि एक चार्ज इस पोजीशन वेक्टर पर है, एक चार्ज इस पोजीशन वेक्टर पर है ना। फाइंड द फोर्स, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2, on charge Q2 as shown in above figure, ये आपको फोर्स बताना है, क्लियर है क्या बात? और उनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, तो कर लेंगे अपन इसे, करेंगे बताओ। Q2 पर देखो, मेरे को तो ऐसे ध्यान रहता है F2,1 है ना, F2,1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 लिखता हूं मैं तो यहां पे, और इसका R2 माइनस R1 का क्यूब लिखता हूं, ये रहा। तो R1 वेक्टर तो पता ही है अपने को भाई, R1 वेक्टर क्या होगा, ये होगा I प्लस 2J माइनस K, क्लियर है क्या बात? R2 वेक्टर क्या होगा, 2I प्लस 3J प्लस K, सही है बात? तो R2 माइनस R1 मैं यहीं पे निकाल लेता हूं हाथों हाथ, 2I माइनस I प्लस J प्लस 2K, और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूं बेटा, इक्वल टू रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू √6। तो F2,1
वेक्टर फॉर्म में 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2k। क्लियर है बात? इक्वल टू 9 दूनी 18 i प्लस 2k माइनस 3 i प्लस j प्लस k न्यूटन इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस द क्वेश्चन इन दिस वे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द फोर्स, वेक्टर फोर्स ऑन चार्ज Q2 is equal to 2Q as shown in on charge 2Q as shown in figure। फिगर कैसी है भाई? मान लेते हैं यहां पे 3,0 पर 2 माइक्रोकूलम का 2Q चार्ज रखा हुआ है और यहां पे 0,4 पर Q रखा हुआ है। ऐसे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई है। अब इस पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स जो होगा इस पे ऐसे होगा, वेक्टर फोर्स निकालना है अपने को वेक्टर फॉर्म में। तो हमें जो निकालना है, इसे 2 मान लेता हूं, इसे 1 मान लेता हूं। तो F2, 1 यदि आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब। वेक्टर फॉर्म में ये आएगा हाथों हाथ, और ये आएगा R2 माइनस R1 का क्यूब। क्लियर है क्या बात? तो जो ये तो ऑरिजिन है, इसे मैंने Q1 मान लिया और इसे मैंने Q2 मान लिया, तो ये तो R2 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा R1 पोजीशन वेक्टर। तो R1 पोजीशन वेक्टर जो होगा वो 4j होगा और R2 पोजीशन वेक्टर होगा वो 3i होगा। क्लियर है बात? तो इक्वल टू 5, ये आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन इसका क्यूब, ये हो गया ना 5 क्यूब। तो जो भी आएगा मतलब आप लिख लो इसे, है ना, 2q² अपॉन 3i माइनस 4j, 5 पंजे 25 पंजे 125 और मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 500 पाई एप्सिलॉन नॉट F2, 1, है ना। वेक्टर फॉर्म में और थोड़ा सही लिख लेंगे हम, सिंप्लीफाई करके 3i माइनस 4j अपॉन 250 पाई एप्सिलॉन। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अगर जो अब आपको सुनो वो पूछने लगे क्यू पे निकालो, तो क्या करोगे? बस नेगेटिव कर देंगे, माइनस ऑफ 2,1। तो आंसर जो आएगा Q² नेगेटिव करके 4j माइनस 3i अपॉन 250 पाई एप्सिलॉन नॉट F1, 2 इसमें आ जाएगा। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे हमारी नेचर में कई कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर इन नेचर? 4। उसमें ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा ये भी इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है
ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए, नहीं मतलब आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सही है। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमई और एमईबी होगा ऐसे। तो मेरे को आपको ये बताना है कि एक तो मास की वजह से इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लगेगा ये रहा, और माइनस ई और माइनस ई की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी लगेगा। समझ में आई बात? तो आपको Fe और Fg का रेशो निकालना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इसे लिखो, इफ 2 electrons are placed at separation of 1 meter, compare the electrostatic repulsion, electrostatics and gravitational force between them। चलो बिल्कुल सही बात है। तो पहले आप मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो एम स्क्वायर लिख दूं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, बोलो, और K E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। आर तो 1 मीटर है या कुछ भी है सेपरेशन, दोनों का सेम है सेपरेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा ई स्क्वायर। ये बात समझ में आती है नहीं?